हेलो दोस्तों, सो वेलकम अगेन एंड हम डिस्कस कर रहे हैं मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री को। पार्ट नंबर 1 एंट्री ऑफ यूरोपियंस हम खत्म कर चुके हैं। ये कंप्लीट सिलेबस है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का, कैटेगराइज सिलेबस ऑब्वियसली, और जो कि मैं हमेशा कहता हूँ कि आपको पहले सिलेबस को कैटेगराइज करना है। अगर आपको नहीं पता सिलेबस तो मैंने सिलेबस की एक पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है जिसको आपको देखना है ना, क्योंकि मैं हमेशा ये बात इसलिए बोलता हूँ क्योंकि 25% तैयारी आपकी तब हो जाती है जब आप अपने सिलेबस को कैटेगराइज कर लेते हैं, ऑर्गेनाइज कर लेते हैं। तो मैं वो ऑलरेडी मैंने किया हुआ है, तो आप उन वीडियोस को ज़रूर देखें, है ना, तभी फ़ायदा देगा। हमारे पढ़ने का तरीका पता चलेगा कि हम कैसे पढ़ते हैं। ओके, सो एंट्री ऑफ यूरोपियंस हम खत्म कर चुके हैं। हम सेकंड पार्ट पे थे, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ब्रिटिश। तो हर वीडियो में जैसे कि मैं आपको बताता हूँ हमारे पढ़ने का तरीका क्या होता है। मैं आपको बताऊंगा कौन सी इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखनी है, कौन सी इंफॉर्मेशन आपको अपने दिमाग में रखनी है, मतलब आइडिया होना चाहिए, एंड कौन सी इंफॉर्मेशन है जिसको आपको बिल्कुल भी याद नहीं रखना, जो छोड़नी है। तो establishment of British, which is part number 2, is divided into 8 concepts. First concept जो था बैटल ऑफ प्लासी एंड बैटल ऑफ बक्सर, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। देन आज हम शुरू करेंगे कॉन्क्वेस्ट ऑफ मैसूर, एंड देन उसके बाद ये चलेगा कॉन्क्वेस्ट ऑफ मैसूर, देन कॉन्क्वेस्ट ऑफ मराठास, देन कॉन्क्वेस्ट ऑफ सिंध, एंग्लो अफगान एंड एंग्लो बर्मीज वॉर, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स एंड अनेक्सेशन ऑफ अवध, देन कॉन्क्वेस्ट ऑफ पंजाब एंड सब्सिडरी अलायंस। तो ये रहे टोटल इतने कॉन्सेप्ट्स हमारे पार्ट नंबर 2 में। ये हर वीडियो में मैं सिलेबस इसलिए डिस्कस करता हूँ क्योंकि सिलेबस इंपॉर्टेंट है। आपको सिलेबस पता होना चाहिए, कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स हैं वो पता होने चाहिए, तब ही प्रिपरेशन कंप्लीट है। प्रिपरेशन करने का एक तरीका है, देयर इज अ सिस्टमेटिक वे जो कि फॉलो करना है हमें, ठीक है। तब ही आसान बनेगी तैयारी, तब ही हम कॉन्फिडेंट होंगे एग्जाम हॉल में, और तभी जो है एग्जाम आराम से क्लियर होगा, ठीक है। सो देयर इज अ सिस्टम ऑफ प्रिपेयरिंग दीज एग्जाम्स। जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं इनको तैयारी करने का एक तरीका है जिसको हम फॉलो करेंगे। ओके, सो कॉन्सेप्ट नंबर 3 विच इज कॉन्क्वेस्ट ऑफ मैसूर एंड एंग्लो मैसूर वॉर। क्या होता है, कैसे कैसे होती है मैसूर वॉर, देखते हैं। तो चलते हैं सीधा मैसूर में और देखते हैं कंडीशन क्या है मैसूर के उस टाइम पे, ठीक है। तो पिछली क्लासेस में डिस्कस किया कि बंगाल पे अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया था। तो आफ्टर द अनेक्सिंग द बंगाल द इंग्लिश टर्न देयर आईज ऑन मैसूर, ठीक है। तो अब उन्होंने मैसूर की तरफ देखना शुरू किया। अच्छा, मैसूर की तरफ देखने का कारण बहुत सारे थे, जैसे मैसूर वालों की, जो मैसूर के किंग थे, जो दिस टीपू सुल्तान एंड उनके फादर जो हुआ करते थे हैदर अली, है ना। तो हैदर अली की बहुत अच्छी दोस्ती थी फ्रेंच के साथ, तो इसलिए भी ये जो मैसूर राज्य था उस टाइम पे, अंग्रेज लोग इससे बहुत चिढ़ उनको थी, है ना, क्योंकि फ्रेंच वॉज दी फ्रेंच वर दी कॉम्पिटिटर ऑफ इंग्लिश। तो इसलिए भी अंग्रेज जो है उनसे उनकी आपस में बनती नहीं थी, है ना। हमने पिछली वीडियोस में भी डिस्कस किया कि कैसे वो आपस में लड़ रहे थे। म्यूचुअल कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द ओरिजिनल पावर्स ऑफ मैसूर निज़ाम एंड मराठास। तो इंडिया में हमेशा से, जैसा आपको पता है, कि जो आपस में जो किंगडम्स थे, जो छोटे छोटे किंगडम्स थे, जो छोटे छोटे राज्य थे, वो आपस में ही लड़ते रहते थे। फॉर एग्जाम्पल साउथ में क्या हो रहा है कि मैसूर निज़ाम एंड मराठास की आपस में नहीं बन रही थी, और ये मैं अगेन अपना दूरबीन लगा के, टेलीस्कोप लगा के आराम से जूम इन करके देख रहा हूँ कि कैसे जो है मैसूर की निज़ाम की और मराठास की आपस में नहीं बन रही है। अब इन तीनों की लड़ाई ने इंग्लिश को एक अपॉर्चुनिटी दे दी, गिव द इंग्लिश एन अपॉर्चुनिटी टू इंटरफेयर एंड एक्सटेंड देयर पॉलिटिकल डोमिनेंस। अब इंग्लिश जो है, जो अंग्रेज थे, अब इंटरफेयर करना उन्होंने शुरू कर देना है इन राज्यों के बीच में। दिस मोटिव ऑफ इंग्लिश रिजल्टेड इनटू 4 वॉर्स बिटवीन इंग्लिश एंड मैसूर। तो अब जो है 4 वॉर्स होंगी मैसूर और इंग्लिश के बीच में। पहली जो वॉर होगी वो मैसूर जीत जाएगा, बट आफ्टर क्योंकि मैसूर की इन दोनों से नहीं बनती थी, निज़ाम और मराठास से नहीं बनती थी, तो क्योंकि इनकी आपस में नहीं बनती थी, तो अंग्रेज जो है इनकी मदद लेंगे, और फिर बाद में जो बाद के वॉर्स होंगे उसमें
मैसूर को आराम से हरा देंगे। ठीक है, तो अब चलते हैं सीधा वॉर्स पे कि क्या क्या हो रहा है उन वॉर्स में। और अगेन हम ना दूरबीन लगा के देखेंगे और इमेजिन करेंगे कुछ चीज़ें कि क्या क्या चल रहा है ना। हिस्ट्री को पढ़ने का आसान तरीका ये है कि आप इमेजिन कीजिए कुछ चीज़ें। ठीक है, पहली एंग्लो मैसूर वॉर होती है 1767 टू 1769। देखो 1764 में बैटल ऑफ बक्सर हुई है, और उससे पहले भी जब 1757 में बैटल ऑफ प्लासी हुई थी, तो उसके बाद ब्रिटिशर्स के पास बंगाल नाम का प्रोविंस आ गया था, और वहाँ से जितना भी रेवेन्यू आ रहा था उसने ब्रिटिशर्स को स्ट्रांग बना दिया था, है ना। ब्रिटिशर्स को पैसे की कमी नहीं थी। 1764 में ऑफिशियली वो एक अथॉरिटी बन गए थे बंगाल की, तो 1764 के बाद उनका जो फुटहोल्ड था इंडिया में और स्ट्रांग हो गया था। अब उन्होंने पहली लड़ाई लड़ी है 1767 में, और ये लड़ाई चली है 2 साल तक बिटवीन मैसूर एंड इंग्लिश। अब क्या हुआ, उस टाइम पे मैसूर जो है हैदर अली के अंडर में था। हैदर अली जो थे वो टीपू सुल्तान के पिताजी हुआ करते थे। अगेन मैसूर की जो हिस्ट्री है वो मिडिवल इंडिया में पढ़ लेंगे हम, है ना, कि कैसे कैसे ये टीपू एंड हैदर जो हैदर अली थे उन्होंने पावर जो को ग्रैब कर लिया था, जो वहाँ की लोकल डायनेस्टी हुआ करती थी। ठीक है, वो हम मिडिवल इंडिया में पढ़ेंगे। तो मैसूर उस टाइम पे हैदर अली के अंडर था, और जो है पहली लड़ाई में सिंपल याद रखना है कि पहली लड़ाई जो है मैसूर ने अंग्रेजों से लड़ ली थी और जीत ली थी। ठीक है, और ये ट्रिटी ऑफ मद्रास याद रखना है। ठीक है, ट्रिटी याद रखनी है, और लड़ाई किसने जीती वो भी याद रखना है। ठीक है, तो ट्रिटी ऑफ मद्रास हुआ था। द ट्रिटी ऑफ मद्रास वाज अ पीस एग्रीमेंट साइंड इन 1769 बिटवीन द मैसूर एंड द ब्रिटिश। तो पहली वॉर जो है उसमें इंग्लिश हार गए थे। देखो इंग्लिश पहली वॉर मराठास के साथ भी हार गए थे। ठीक है, बट अंग्रेजों की हमेशा से ये रहता था कि मतलब कि लड़ो और फिर बीच में वॉर ट्रिटी एंड वॉर ट्रिटी। ठीक है, तो ऐसा रहता था उनका। तो अंग्रेजों की हमेशा से एक पॉलिसी रही है, पॉलिसी वो फॉलो करते थे, पहले वॉर करते थे, फिर ट्रिटी करते थे, फिर वॉर करते थे, और फिर एक ट्रिटी कर लेते थे। ठीक है, इससे उनको जो है अपने आप को कंसोलिडेट करने में मदद मिलती थी। ठीक है, एक टैक्टिक का यूज करते थे वो। द ट्रिटी कंटेन्ड अ क्लॉज रिक्वायरिंग द ब्रिटिश टू असिस्ट हैदर अली इफ ही वाज अटैक्ड बाय हिज नेबर्स। तो इस ट्रिटी में ब्रिटिशर्स वादा करते हैं हैदर को कि अगर, क्योंकि जो मैसूर था मराठास के साथ और निज़ाम के साथ मैसूर की नहीं बनती थी, तो ब्रिटिशर्स ने इनको वादा किया, प्रॉमिस किया कि जब भी आपके नेबर ये मराठास और निज़ाम आप पे अटैक करेंगे तो हम आपकी मदद करने के लिए आएंगे। और यही जो है मेन कारण है सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर का, क्योंकि जब ये मराठास एंड निज़ाम अटैक करेंगे मैसूर पे तो ब्रिटिशर्स उनकी मदद के लिए नहीं आएंगे, जिससे क्या होगा कि मैसूर जो है ब्रिटिशर्स पे अटैक कर देंगे। तो ये सेकंड जो फाइट हुई है, जो सेकंड वॉर हुई है एंग्लो मैसूर वॉर, वो उसका मेन रीज़न जो है वो यही था, ये ट्रिटी थी। ठीक है, तो इस ट्रिटी में ट्रिटी ऑफ मद्रास याद रखना है, ट्रिटी ऑफ मद्रास हुआ था पहला जब वॉर हुआ था बिटवीन इंग्लिश एंड मैसूर। और इस ट्रिटी में ये प्रॉमिस किया था ब्रिटिशर्स ने हैदर को दैट अगर आपके नेबर्स आप पे अटैक करेंगे तो हम आपकी मदद के लिए आएंगे। मैं भी इसी दरबार में बैठा हुआ था जहां पर ये ट्रिटी हो रही थी। ठीक है, हैदर फेल्ट this agreement was broken when he didn't receive any help when Mysore went to war with the Marathas in 1771। याद रखिएगा ये लड़ाई 1771 में मराठास एंड मैसूर की लड़ाई होती है और इसमें ब्रिटिशर्स मदद नहीं करते हैदर की। Bad faith arising from the broken clause may have been a reason 1771 behind the outbreak of the Second Anglo-Mysore War डेकेड लेटर। एक दशक के बाद जो सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर होगी उसका मेन कारण यही था कि मैसूर के साथ ब्रिटिशर्स ने धोखा किया था, उन्होंने वादा नहीं निभाया। ठीक है, तो ये जो है पहली ट्रिटी मद्रास, ट्रिटी ऑफ मद्रास याद रखनी है। क्यों हुई थी? क्योंकि वॉर हुई थी बिटवीन द इंग्लिश एंड मैसूर, जिसमें अंग्रेजों ने मैसूर को कुछ वादे किए थे जो उन्होंने बाद में तोड़ देने हैं और जिसकी वजह से सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर भी होगी। अब
सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर 1780 to 1784। आइडिया होना चाहिए पहला कि फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर हुआ, फिर सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर हुआ, बट फर्स्ट एंग्लो मैसूर और सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर के बीच में फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर भी हुआ था। ये अभी आगे आपको मैं याद दिलाऊंगा जब हम इंग्लिश और मराठास के बारे में पढ़ेंगे, वहाँ पर मैं आपको याद दिलाऊंगा क्योंकि इस पर क्वेश्चन बनता है, ठीक है, क्योंकि ये लगातार नहीं हुए, बीच में इंग्लिश ने मराठास पर भी अटैक किया था और जिसमें उनको बुरी तरीके से पीटा गया है मराठास के द्वारा, ठीक है। सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर प्रूव्ड इनडिसिसिव, मतलब इसमें कोई नहीं जीता, बट टीपू को कुछ सक्सेस मिली क्योंकि ये ट्रिटी हुई थी मैंगलोर में, है ना। जो सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर की ट्रिटी हुई है वो एंड हुई है ट्रिटी ऑफ मैंगलोर में, और ये ट्रिटी हुई थी मैंगलोर शहर में। तो मैंगलोर शहर उस टाइम पे अंग्रेजों की सुप्रीमेसी के अंडर आता था, इसलिए जो है टिप्पू को थोड़ी बहुत सक्सेस मिली थी इस वॉर में, बट इनडिसिसिव रही है, कोई रिजल्ट नहीं निकला है। आपको याद क्या रखना है, सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर 1780 से लेके 1784 तक, और ट्रिटी ऑफ मैंगलोर वाज द रिजल्ट, ठीक है, ओके। तो ट्रिटी ऑफ मैंगलोर का रिजल्ट मैंने आपसे डिस्कस किया कि वैसे तो इनडिसिसिव थी, कोई रिजल्ट नहीं निकला था, बट इससे टीपू को एडवांटेज मिला, ठीक है, साइकोलॉजिकल विक्ट्री मिली टीपू को, ठीक है। क्लेम विक्ट्री वाज द साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट ऑफ द एक्चुअल ट्रिटी ऑन द ब्रिटिश, ठीक है। जिससे क्या हुआ, द कमिश्नर फॉर द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इन मद्रास हैड टू गो टू मैंगलोर, ठीक है, मद्रास से उनको मैंगलोर आना पड़ा साइन करने के लिए, इसलिए इसको कहते हैं कि साइकोलॉजिकल विक्ट्री किसको मिली थी, टिप्पू को मिली थी। अगेन नॉट इंपॉर्टेंट, जस्ट रिमेंबर कि इनडिसिसिव रही थी सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर, ट्रिटी ऑफ मैंगलोर पे कंक्लूड हुई थी और एक साइकोलॉजिकल विक्ट्री मिली थी टिप्पू को। A recent reconquest of Tipu's on the opposite coast of India to sign the treaty। तो क्योंकि अंग्रेजों का जो वहाँ के कमिश्नर हुआ करते थे, उनको मद्रास से मैंगलोर जाना पड़ा ट्रिटी को साइन करने के लिए, इसलिए ये कहा जा सकता है दैट ये ट्रिटी टीपू के लिए एक साइकोलॉजिकल विक्ट्री थी, ठीक है। जब ये ट्रिटी हो रही थी, टीपू मैं ये साइन करते हुए इनको देख रहा था, तो टीपू के फेस पे मुझे स्माइल दिख रही थी, द साइकोलॉजिकल विक्ट्री दिख रही थी, और अंग्रेजों की जो बॉडी लैंग्वेज थी उसमें साफ दिख रहा था कि भाई इनकी बहुत बुरी तरीके से पिटाई की गई है और साइकोलॉजिकली जो है वो टीपू की यहाँ पर जीत होती है। ये मुझे साफ दिख रहा था जब मैं यहाँ पर ये ट्रिटी को साइन होते हुए देख रहा था। इसके बाद क्या होगा, अब जो है अंग्रेज जो है थर्ड टाइम मैसूर पे अब अटैक करेंगे, ठीक है। तो थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर होगा 1789 to 1792। टिप्पू सुल्तान इन्वेडेड द नियर बाय स्टेट ऑफ त्रावणकोर। देखो, टिप्पू सुल्तान ने त्रावणकोर को अटैक किया, बट ब्रिटिश जो उस टाइम पे थे, त्रावणकोर ब्रिटिशर्स का अलाई हुआ करता था, विच वॉज अ ब्रिटिश अलाई, ठीक है। ये ब्रिटिश की स्पेलिंग यहाँ पर गलत हुई है, SH होना था, ठीक है, M हो गया, वो गलती से टाइप हो गया, ठीक है। तो त्रावणकोर ब्रिटिश अलाई हुआ करता था। इससे क्या हुआ कि ब्रिटिशर्स ने मैसूर पे अटैक कर दिया, उनको एक मौका मिल गया अटैक करने का, उन्होंने अटैक कर दिया। द वॉर एंडेड विद द डिफीट ऑफ टीपू सुल्तान एंड द साइनिंग ऑफ द ट्रिटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम। तो याद रखिएगा, थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर कब हुई है, 1789 to 1792। आइडिया होना चाहिए आपको थोड़ा बहुत। और ये जो है इसका रिजल्ट क्या रहा है, रिजल्ट रहा है टिप्पू की डिफीट, और ट्रिटी का नाम आपको याद रखना है, द ट्रिटी नेम इज ट्रिटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम, दैट्स इट। 3-4 पॉइंट यही याद रखने, इसके अलावा इसी पे क्वेश्चन बनेगा, इसके अलावा कहीं क्वेश्चन नहीं बनने वाला, ठीक है। ट्रिटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम के बारे में पढ़ते हैं कि यहां पर क्या हुआ, ट्रिटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम कैसे कैसे घटी। देखो, मैं अगेन इस ट्रिटी जब ये हो रही थी, मैं यहां पर बैठा हुआ था और मैं ये सब देख रहा हूं क्या क्या चल रहा है। टिप्पू सुल्तान के आंखों में मुझे उस दिन आंसू दिखे। कैसे, क्या हुआ उसमें, उस ट्रिटी में ऐसा हुआ क्या, इट्स सिग्नेटरीज इंक्लूडिंग जो लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो याद रखिएगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस जो कि इंपॉर्टेंट फिगर है ना, वाइसरॉय जो हुआ करते थे, इंग्लिश वाइसरॉय इन इंडिया। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ऑन बिहाफ ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को कौन रिप्रेजेंट कर रहे थे, लॉर्ड कॉर्नवालिस जी, ठीक है। साथ में थे निजाम ऑफ हैदराबाद एंड मराठा
मराठास भी थे, ठीक है। तो क्योंकि इन तीनों ने आपस में मिल के लड़ाई की थी अगेंस्ट द टिप्पू, तो इसलिए ये तीनों उस ट्रिटी में थे। मैं तीनों एक साइड बैठे हुए थे, जी ये कॉर्नवालिस जी और निज़ाम साहब और मराठा के जो उस टाइम पे गवर्नर थे वो एक साइड में बैठे हुए थे, और एक साइड में थे आपके टिप्पू जी जो कि सुल्तान थे मैसूर के। इस जो सबसे बड़ी चीज, जो सबसे बड़ी घटना इस ट्रिटी में हुई वो थी कि टीपू को अपने 2 बेटे सरेंडर करने पड़े थे एज अ हॉस्टेज टू द ब्रिटिश, कि ये जो है सिक्योरिटी थे ब्रिटिशर्स के लिए कि अगर आगे कभी भी मैसूर जो है ब्रिटिशर्स पे अटैक नहीं करेगा या ब्रिटिशर्स निज़ाम एंड मराठास पे अटैक नहीं करेगा, तो 2 लड़के उन्होंने एज अ हॉस्टेज दिए थे, वॉर हॉस्टेज दिए थे ब्रिटिशर्स को। और उस टाइम पे जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ दैट टिप्पू की आंखों में आंसू थे। तो एक साइड 3 वो थी, तीन एम्पायर्स के रिप्रेजेंटेटिव, और एक साइड से टिप्पू जी, और ये आपस में साइन कर रहे हैं ट्रिटी पे, दैट इज ट्रिटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम। आपको याद रखनी है। Under the terms of the treaty, Mysore ceded about 1/4 of its territory to the other signatories, but that is not important कि 1/4 दिया 1/6 यहाँ से नहीं पूछा जाता। बट अगेन आपको आइडिया होना चाहिए कि 1/4 जो लगभग 25% की जो टेरिटरी थी वो इन लोगों ने सीड कर ली थी, है ना। पेशवास को कहाँ से कहाँ मिली थी, तो याद रखिएगा पेशवा एक्वायर्ड टेरिटरी अप टू द तुंगभद्रा रिवर, तो तुंगभद्रा रिवर वाली जो लैंड थी वो पेशवा को मिली। द निज़ाम वर अवॉर्डेड लैंड फ्रॉम द कृष्णा टू पेन्नार रिवर, कृष्णा से पेन्नार तक निज़ाम को मिली। एंड द फोर्ट्स ऑफ कुडुपा एंड द गोंडिकोटा ऑन द साउथ बैंक ऑफ पेन्नार, तो ये मिली थी निज़ाम जी को। ईस्ट इंडिया कंपनी रिसीव्ड अ लार्ज पोर्शन ऑफ मैसूर मालाबार कोस्ट, क्योंकि उनको तो व्यापार करना था, ट्रेड करना था, तो उन्होंने कोस्टल एरिया अपने अंडर में रखा। मैसूर ग्रांटेड द राजा ऑफ कुर्ग हिज इंडिपेंडेंस, ऑल्दो कुर्ग इफेक्टिवली बिकम अ कंपनी डिपेंडेंसी, ठीक है। तो कुर्ग जो है मैसूर से अलग कर लिया गया और उसको फ्रीडम दे दी गई अंग्रेजों को द्वारा, और कुर्ग जो है अलाई बन गया कंपनी का, ठीक है। तो ये था रिजल्ट अल्टीमेटली ट्रिटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम का और 3rd एंग्लो मैसूर वॉर का। आपको यहाँ से यही चीज़ याद रखनी है कि 3rd एंग्लो मैसूर वॉर का रिजल्ट था ट्रिटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम। इसमें टिप्पू ने अपने 2 बेटे जो है उनको दे दिए थे, ब्रिटिशर्स ने ले लिए थे बल्कि उनसे, ठीक है। और जो है ये जो लैंड थी 1/4 जो 25% लैंड थी मैसूर की, वो 3 जो सिग्नेटरीज थे उनमें बट गई थी, पेशवाज में, निज़ाम में एंड ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में। ये था रिजल्ट ऑफ 3rd एंग्लो मैसूर वॉर। आपको ये याद रखना है इतना, इसके अलावा जो भी ये अक्षर हैं ये सारे याद नहीं रखने, सारा याद नहीं रखना, जो मैंने बताया वही याद रखना है, ठीक है, ओके। अब लास्ट वॉर होगी दैट इज द 4th एंग्लो मैसूर वॉर, जो कि चलेगी 1798 से लेके 1799 तक। इस ये लास्ट मैसूर वॉर है, एंग्लो मैसूर वॉर है, और इसमें जो है टिप्पू की मृत्यु भी हो जाती है, ठीक है। तो पढ़ते हैं इसके बारे में। द ब्रिटिश डिफीटेड टिप्पू सुल्तान, अगेन मैं ये जूम इन करके देख रहा हूँ अपने दूरबीन से, ठीक है, अपने टेलीस्कोप से। इस लड़ाई में टिप्पू जब अपनी राजधानी को बचाने के लिए लड़ रहे थे तो उस टाइम पे उनकी मृत्यु हो जाती है। तो ब्रिटिश डिफीटेड टीपू सुल्तान, टीपू डाइड व्हाइल डिफेंडिंग द कैपिटल, अपनी कैपिटल को बचाते हुए वो मारे गए। नियरली हाफ ऑफ द मैसूर टेरिटरी वाज डिवाइडेड बिटवीन द ब्रिटिश एंड निजाम, ठीक है। आधी जो है ब्रिटिश आधी टेरिटरी, लगभग आधी टेरिटरी जो है वो बांट ली गई है बिटवीन ब्रिटिश एंड निजाम, बट दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट। याद रखिएगा 4th एंग्लो मैसूर वॉर, जिसमें जो है टिप्पू की मृत्यु हो जाती है, लड़ी जाती है फ्रॉम 1798 टू 99, और जो पोर्शन था लैंड का आधा पोर्शन वो मैसूर ब्रिटिशर्स एंड निजाम के बीच में बांट ली जाती है। आपको इतना याद रखना है, ठीक है। तो इतना ही था 4th एंग्लो मैसूर वॉर, ठीक है। यहाँ पर मैसूर के साथ जितने भी लड़ाइयाँ लड़ी थी अंग्रेजों ने वो ख़त्म होती है। नाउ नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज कॉन्क्वेस्ट ऑफ मराठा विच इज़ एंग्लो मराठा वॉर्स। इसको नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, तो यहाँ तक इतना ही करते हैं। काफ़ी लंबी वीडियोस नहीं बनानी है क्योंकि लोग देख नहीं पाते फिर, है ना। तो इसको इतना ही रखते हैं, जितना मैंने बोला आपको उतना ही याद रखना है। इसके बाद अगर आपका मन नहीं भरता है और अगर आप बुक्स पढ़ना चाहते हैं तो बुक पढ़ के देखिएगा आप, है ना, आपको फील होगा डिफरेंस,
ठीक है। आप पहली बात तो बुक बहुत स्पीड में पढ़ेंगे, बहुत फास्ट पढ़ेंगे। सेकेंडली आपको रियलाइज़ होगा कि जो जो इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी आपके दिमाग में बिल्कुल फिट हो रखी है, ठीक है। और बुक में भी वही चीज़ें मतलब बहुत सारी इरेलेवेंट इन्फॉर्मेशन के साथ लिखी हुई है। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो बुक में दी होती है वो इरेलेवेंट होती है, वो ज़रूरी नहीं है एग्जाम के लिए, बट हाँ एक फ्लो के लिए वो इन्फॉर्मेशन देनी ज़रूरी है, ठीक है। तो इतना ही था और अब नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।